हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनेशन फॉर्म एफ के बारे में, जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के अंडर में आता है। जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें नॉमिनेशन फॉर्म एफ फिल करना होता है और अपने नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। पर बहुत सारे लोग इस फॉर्म को गलत फिल करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। बाद में आपकी फैमिली को बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं ग्रेजुटी पेमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि उसमें जो सही डिटेल फिल करनी होती है वो हम फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें उसमें क्या डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि हम फॉर्म ऐप कैसे फिल कर सकते हैं। वह फॉर्म ऐप फिल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके बाद में आपकी फैमिली को कोई इशू ना हो। और साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर्म ऐप फिल करने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, ये है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी सेंट्रल रूल फॉर्म एफ, क्योंकि जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है सेंट्रल का एक्ट है, इसलिए पूरे इंडिया में चाहे कोई भी स्टेट हो तो ये एक ही फॉर्म रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, ये सेंट्रल फॉर्म है। उसके बाद हमें पता है नॉमिनेशन। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है और आपको अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डालना है। मैंने अभी यहाँ पे एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया है। तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी को आपको यहाँ पे नाम डालना है और उसके साथ में आपको यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे श्रीमती या कुमारी, आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है। जो भी आपका नाम है, आप देख सकते हो नेम इन फुल हेयर, तो जो भी आपका पूरा नाम है तो आपको अपना पूरा नाम डालना, जो भी एज पर डॉक्यूमेंट्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, फिल करना है। उसके बाद आप देख सकते हो हुज पर्टिकुलर्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो हेयर बाई नॉमिनेट द पर्सन मैंशन बिलो टू रिसीव द ग्रेजुटी पेबल आफ्टर माई डेथ। तो यहाँ पे यही डिक्लेरेशन है कि मेरी डेथ होने के बाद में जो मेरी ग्रेजुटी का पैसा रिसीव करेगा उसका मैंने स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। देन उसके बाद ऑप्शन आता है सेकंड ऑप्शन है आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट द पर्सन mention age are a members of my family within the meaning of clause H of section 2 of the payment of gratuity act 1972। तो यहाँ पे जो भी फैमिली की डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट सेक्शन 2 में, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी फैमिली के मेंबर की डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देनी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 2 में फैमिली की क्या डिक्लेरेशन है, फैमिली में किस किस को इंक्लूड किया गया है और किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको सेक्शन 2 दिखाता हूँ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी 1972 का, कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी का सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, क्या फैमिली की डेफिनेशन वहाँ पे दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में किस बंदे को इंक्लूड किया गया है और किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया है एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी 1972। देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन 2 इन द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। इन द केस ऑफ ए मेल एम्प्लॉय, अगर एक मेल एम्प्लॉय है उस केस में क्या होता है, हिमसेल्फ एम्प्लॉय खुद हो गया, हिज वाइफ और उसकी वाइफ होगी, हिज चिल्ड्रन और उसके बच्चे हो गए, वेदर मैरिड और अनमैरिड। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि चाहे बच्चा आपका मैरिड हो या आपका बच्चा चाहे शादीशुदा हो या फिर शादीशुदा नहीं हो, या उसकी शादी हुई है या फिर शादी उसकी नहीं हुई है, तो वो आपकी फैमिली का ही पार्ट है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं मन में कि मेरा लड़का है या फिर मेरी लड़की है, उसकी शादी होगी, तो क्या मैं उसको अपनी फैमिली में इंक्लूड कर सकता हूँ? तो जी हाँ, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट सेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वेदर मैरिड और अनमैरिड, जो भी आपकी फैमिली में जो भी आपका बच्चा है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा नहीं हो, वो आपकी फैमिली का ही पार्ट होगा। आप उसको ग्रेजुटी में नॉमिनी बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, और उसके बाद जो मेल एम्प्लॉय के डिपेंडेंट फादर हैं या फिर मदर हैं, उनको भी आप नॉमिनी बना सकते हो। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसकी वाइफ है, मेल एम्प्लॉय की जो वाइफ है, उसके भी जो माता पिता हैं, जो डिपेंडेंट माता पिता हैं, उनको भी आप नॉमिनी बना सकते हो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में। उनको भी आपकी फैमिली का पार्ट माना गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ,
आपकी फैमिली में आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ होगी, आपके माता पिता हो गए, चाहे आपके बच्चे शादीशुदा हों या फिर नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी एज कितनी भी हो वो भी कोई मैटर नहीं करती है। या और आपकी वाइफ के जो भी मदर या फादर, आप उनको भी नॉमिनी बना सकते हो। उसके बाद सेकंड जो कॉलम ऑप्शन आता है, इन द केस ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है, हर सेल्फ वो खुद होगी और उसका हस्बैंड हो गया और तो उसके चिल्ड्रन हो गए, उसके चिल्ड्रन हो गए, वेदर द मैरिड और अनमैरिड, चाहे उसके बच्चे शादीशुदा हों या फिर नहीं हो, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड, उसके माता पिता हो गए और उसके हस्बैंड के माता पिता, उसके पति के माता पिता भी, माता पिता को भी वो नॉमिनी बना सकते। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की डेफिनेशन क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे आप उसको किस किस को आप फैमिली में नॉमिनी बना सकते हो एज पर द पेमेंट गुजराती एक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों चलो हम चलते हैं बैक अपने फॉर्म पे, आगे हम उसको कैसे फिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन, अगर यहाँ पे आपने सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली का डिक्लेरेशन दे रहे हो तो आप उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आप ऑप्शन आता है यहाँ पे आपकी थर्ड कॉलम में कि आपकी कोई भी फैमिली नहीं है, आप अनमैरिड हो, ना आपकी कोई मदर है ना कोई फादर है, तो आप इसको कट कर देना। अगर आपने ऊपर टिक कर दिया तो आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इसको कैसे कट करना है। आप इसको ऐसे यहाँ पे क्रॉस लाइन करके कट भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है फोर्थ का ए, माई फादर मदर पेरेंट्स एज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, अगर आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो आपको ये टिक करना है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको क्रॉस कर देना। अगर ये एप्लीकेबल है, अगर आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट हैं तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर देना। अगर आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसको ऐसे ऐसे टिक कर देना। उसके बाद आपको ये फर्स्ट वीक टिक करना अगर आप मैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको इसको टिक नहीं करना, आपको इसको ऐसे कट कर देना। देन उस केस में आपको थर्ड कॉलम पे टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पेरेंट्स एज, अगर आपके हो सकता है आपके माता पिता में एक ही आपके माता हो या फिर मतलब हो सकता है आपके माता पिता में से किसी एक बंदे की डेथ हो गई हो तो आपको एज पे टिक करना है। अदरवाइज आपके दोनों ही हैं तो आपको आर पे टिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे 5 का, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ नॉट रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद 6 कॉलम आता है, ये 6 कॉलम में आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पास्ट में अपने जितने भी फॉर्म है फिल किए हैं वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो दोस्तों ठीक है, जितने भी आपने पीछे अपने फॉर्म में फिल किए होंगे उनका कुछ भी वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। उसके बाद आता है नॉमिनी का, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉमिनी है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे नॉमिनी का, आपको किसको नॉमिनी अपॉइंट करना है। मैं किस फैमिली मेम्बर को आप नॉमिनी बना सकते हो, इसकी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारा का सारा आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 कॉलम मिलेंगे, नेम ऑफ द नॉमिनी विद फुल एड्रेस, जो भी आपका नॉमिनी है उसको हमें यहाँ पे विद एड्रेस के साथ में यहाँ पे उनका नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है उसका नॉमिनी का और एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप है वो मेंशन करना। उसके बाद यहाँ पे आता है एज ऑफ नॉमिनी, जो भी आप जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसकी क्या एज है। उसके बाद आता है प्रपोर्शन ऑफ बाई विच द ग्रेजुएटी विल बी शेयर, तो आप किस मेंबर को कितना परसेंटेज आप यहाँ पे ग्रेजुएटी देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे परसेंटेज हमें मेंशन करनी है। आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में हमें यहाँ पे नॉमिनी का नाम मेंशन करना, जो भी जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो उसको हमें यहाँ पे नाम लिखना। मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे ही नाम डाल दिया, आप अपने जो आपके फादर या मदर का जो भी नाम हो आप यहाँ पे अपना वो डाल सकते हैं एज पर आधार कार्ड। उसके बाद क्या रिलेशन है, अगर आप यहाँ पे फादर है तो फादर मेंशन कर देना, मदर है तो मदर। उसके बाद उनकी एज क्या है, उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज आप उनको देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 50% दिया हुआ है, आगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मदर को, तो यहाँ पे मैंने मदर को उनकी एज डाली है, मदर को 25% दिया हुआ। देन उसके बाद मैंने वाइफ को मेंशन किया हुआ, मैं वाइफ को मैंने 25% दिया हुआ। तो ऐसे करके मेरा टोटल 100% हो गया। मैंने वाइफ को 25 दिया है, मदर को 25 दिया है, फादर को 50% दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी परसेंटेज, जिसको जितना परसेंटेज देना चाहते हो आप दे सकते हो। आप यहाँ पे एक को 100% भी दे सकते हो, आप हो सकता है अपनी वाइफ को 100% देना तो आप अपनी वाइफ को 100% भी दे सकते हो। आपको लगता है कि आपको अपने फादर को 100% देना तो आप अपने फादर को 100% दे सकते हो। तो ये चॉइस आपकी है, तो आप यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद आता है स्टेटमेंट। उसके बाद आप देख सकते हो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इन द फुल, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे मेंशन कर देना। मैंने ऐसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाने के लिए एक नाम डाल दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम अपना डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्स, मेल है या फीमेल है, तो आप जो भी एम्प्लॉय जो फॉर्म फिल करता है वो आप डाल देना। उसके बाद रिलीजन आता है,
यहाँ पे मैंने हिंदू डाल दिया, जो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करके आप डाल सकते हो जो भी आपका है। उसके बाद आता है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो जो भी आप डालते हो अनमैरिड हो या मैरिड हो तो वो आप डाल देना। मैंने दोनों डाल दिया। अगर यहाँ पे आप मैरिड पे टिक करते हो तो आप यहाँ पे मैरिड टिक कर देना, अनमैरिड पे टिक करते हो तो आप यहाँ पे अनमैरिड टिक कर देना। उसके बाद आता है कि आप डिपार्टमेंट, ब्रांच, सेक्शन, आप किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो। तो मैंने यहाँ पे HR डाल दिया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैंने डाल दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देना। उसके बाद जो भी आपके एक यहाँ पे डालना होता है हमें एम्प्लॉय आईडी, 6 कॉलम में हमें एम्प्लॉय आईडी डालनी होती है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे वैसे एक्चुअली एम्प्लॉय आईडी अलॉट नहीं की गई होती है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देना, तो बाद में आपका जो HR होता है वो यहाँ पे इसको फिल कर देता है। अगर आपको अलॉट कर दी गई है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। उसके बाद आता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होती है वह डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है, तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे डाल देना। तो मैंने एग्जांपल वैसे ही डाला हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देना। उसके बाद 8 कॉलम आता है परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय शुड बी मेंशन हेयर, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपका कोई विलेज है तो यहाँ पे आप विलेज का नाम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्या थाना लगता है वो थाना मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या सब डिवीज़न है वो सब डिवीज़न आप यहाँ पे आप सब डिवीज़न यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, मैंने जस्ट आपको वैसे दिखाने को डाल दिया न्यू दिल्ली, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद आप अपना यहाँ पे स्टेट डाल सकते हो। तो जो भी आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पे है तो वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन, तो आप जो भी आप जहाँ पे प्लेस में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, आप हो सकता है किसी भी स्टेट में करो जहाँ पे भी आपकी कंपनी है, तो वो अपना यहाँ पे स्टेट डाल देना। तो मैंने एग्जाम्पल पे न्यू दिल्ली डाला हुआ। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर, तो जो भी एम्प्लॉय ये फॉर्म फिल करता है उसको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने अकॉर्डिंग वो सिग्नेचर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे डेट आता है, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो डेट आप यहाँ पे मैंसन कर देना। मैंने आज की डेट यहाँ पे मैंसन कर दी है। उसके बाद ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन बाय विटनेस, तो इसमें 2 विटनेस क्या डिक्लेरेशन हमें देना होता है। यहाँ पे विटनेस का हमें नाम और फुल एड्रेस हमें मेंशन करना होता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर कराने होते हैं। तो यहाँ पे विटनेस कोई भी हो सकता है, विटनेस आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, जो भी आपको जानता हो उसका आप विटनेस यहाँ पे डाल सकते हो। उनका नाम डाल देना, उनका पूरा एड्रेस डाल देना, ऐसे यहाँ पे उनका नाम और पूरा एड्रेस डाल देना। यहाँ पे उनके सिग्नेचर भी कराने होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर उनके कराने होते हैं हमें। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आता है, डेट आता है। उसके बाद ऑप्शन सर्टिफिकेट बाय एम्प्लॉयर, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो ये फिल करेगा, आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे वो आपका एम्प्लॉय आईडी डाल देगा, यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे अपना स्टैंप लगा देगा विद एड्रेस के साथ में जो भी उसकी स्टैंप है। उसके बाद यहाँ पे डेट है वो डेट मेंशन कर देगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है एक्नॉलेजमेंट बाय द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को सिग्नेचर करने होते हैं, जो भी एम्प्लॉय फॉर्म फिल करता है उसको सिग्नेचर यहाँ पे करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन कर देना, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म फिल करते हो। तो दोस्तों आप ऐसे फॉर्म F फिल कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो जो बातें मैंने बताई हैं तो आप वो बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो फॉर्म F या फिर ग्रेजुटी को लेकर, या फिर आपकी कंपनी आपको ग्रेजुटी का पैसा नहीं दे रही है, या फिर आपकी डेथ में आपको ग्रेजुटी की कितना ग्रेजुटी का पैसा आपको मिलना चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो आपको कितना पैसा ग्रेजुटी से मिलना चाहिए एज पर एक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा, या फिर आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।